बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारे प्रोग्रामर्स कैसे हैं? आप लोग खैरियत से हैं? तो आज से हम CS 304 यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फाइनल टर्म की एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को शुरू करने जा रहे हैं और ये आज उसका पार्ट 1 है। आज की इस वीडियो में हम अपने MCQs का जो सेक्शन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो हम अटेम्प्ट करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम 60 MCQs जो है वो डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। इसके बाद इंशाल्लाह 40 सब्जेक्टिव आप करेंगे तो ये 100 क्वेश्चन जो हैं वो आपकी तैयारी के लिए हमने अरेंज की हैं। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो पास्ट पेपर में भी रिपीट होते रहे हैं और कुछ क्वेश्चन हमने फ्रेश क्रिएट किए हैं और कुछ और डिफरेंट सोर्सेज से लिए हैं, ताकि एटलीस्ट डिफरेंट डायमेंशन से एक आपकी अच्छी और भरपूर तैयारी जो है वो करवाई जाए। आपको एक इंशाल्लाह इस चैनल पे नए और डिफरेंट क्वेश्चंस भी जरूर मिलेंगे, राइट? तो इफ यू आर प्रिपेयर्ड, आई एम प्रीटी एक्साइटेड एंड प्रिपेयर्ड, लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, कंसिडर द फॉलोइंग 2 लाइंस ऑफ कोड दैट हैव बीन रिटन फॉर द क्लास स्टूडेंट। तो हमारे पास कोई स्टूडेंट की क्लास है, उसकी 2 लाइनें लिखी हुई हैं, यहाँ पे कोड लिखा हुआ है। हमें नजर आ रहा है कि स्टूडेंट 1 क्रिएट किया गया है और स्टूडेंट 2 क्रिएट किया जा रहा है, लेकिन राइट साइड पे आर वैल्यू के तौर पे यूज हुआ है वही ऑब्जेक्ट जो हमने यहाँ लिया हुआ है। तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। पूछा भी गया है कि कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है स्टूडेंट 2 क्रिएट करते हुए। जब हम कोई स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हम राइट साइड पे देंगे तो भी या पैरेंथेसिस में पास करेंगे तो भी, इन दोनों सूरतों में हमें पता है बाय डेफिनेशन कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। और स्टूडेंट 2 बिल्कुल वैसा ही बन जाएगा जैसे स्टूडेंट 1 है, उसके वेरिएबल्स डेटा मेंबर्स को वही स्टेट वही वैल्यू मिलेगी जो std1 की है। तो द फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट कि इन द गिवन सिचुएशन ये कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है या इन्वोक किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ प्योर वर्चुअल फंक्शन इज अ फंक्शन दैट। तो हमें पता है जो एक वर्चुअल फंक्शन होता है असल में वो क्लास को क्या बना देता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना देता है। तो हम कह सकते हैं कि अ प्योर वर्चुअल फंक्शन इज अ फंक्शन दैट causes a class to be abstract or that makes a class to be an abstract class. Question number 3 है, which of the following access modifier ensures that the base class member is accessible in the derived class of this base class and not outside of this class? यानी हमें कौन सा एक्सेस मॉडिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर ये यूज करना चाहिए कि बेस क्लास के जो चीजें हैं वो हम अपनी डीराइव क्लास में यूज कर सकें और डीराइव से हम बाहर यूज ना कर सकें। पब्लिक करेंगे तो क्लास के बाहर भी एक्सेस कर सकेंगे और प्राइवेट करेंगे तो चाइल्ड क्लास में भी एक्सेस नहीं होगी। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? प्रोटेक्टेड रखना पड़ेगा। बेस क्लास में हमारे वो डेटा मेंबर्स और वो फंक्शंस जो प्रोटेक्टेड हैं वो हमारी चाइल्ड क्लास में एक्सेस हो जाएंगे और इस क्लास से बाहर एक्सेस नहीं हो सकेंगे। Question number 4. If we have not given or written the constructor of a class, the compiler generates which of the following constructor? तो ये हमने इससे पहले भी जो मिड टर्म के एग्जाम देखे थे उसमें भी ये कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज किया था कि अगर किसी क्लास के लिए हमने कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा हुआ तो कंपाइलर इम्प्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर उसका लिखता है। तो यहाँ से बी ऑप्शन हमारी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, द टर्म स्टैटिक कास्टिंग रेफर्स टू। तो इसका मतलब क्या होता है कि ये एक तरीका है कि हम बेस क्लास के फंक्शन यूज कर लेते हैं डीराइव्ड क्लास में। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि एक्सप्लिसिट कास्टिंग जो है इज अ वे ऑफ कॉलिंग बेस क्लास फंक्शन फ्रॉम द डीराइव्ड क्लास। तो हम यहाँ पे अगर देखें तो ये हमारी पहली ऑप्शन ये लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडरिंग द पॉइंटर्स विद द क्लासेस सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन बिलो स्टेटमेंट्स। हमें क्लास के साथ जो पॉइंटर का इंटरेक्शन है इन दोनों को ज़हन में रखना है और नीचे जो ऑप्शंस लिखी हुई हैं उनमें से कोई एक राइट जो है वो पिक करनी है। पहली देखिएगा, द डीराइव्ड क्लास पॉइंटर कैन बी यूज्ड एज ए बेस क्लास पॉइंटर। यानी डीराइव्ड क्लास ये चाइल्ड क्लास का पॉइंटर है, क्या हम उसको बेस क्लास के लिए यूज कर सकते हैं? नंबर 2, द बेस क्लास पॉइंटर कैन बी यूज एज ए चाइल्ड क्लास पॉइंटर। तो डीराइव जो क्लास है ये चाइल्ड वाली है, वो तो बेस से इनहेरिट कर रही है, तो इसका मतलब है ये तो पॉइंट कर सकती है। हमारी चाइल्ड क्लास का जो पॉइंटर है वो बेस क्लास को पॉइंट कर सकता है, लेकिन जो हमारी बेस क्लास का पॉइंटर है वो तो चाइल्ड को पॉइंट नहीं कर सकता, क्योंकि बेस चाइल्ड से इनहेरिट नहीं कर रही, चाइल्ड बेस से इनहेरिट कर रही है। और वैसे भी देखा जाए तो हमारी जो चाइल्ड क्लास है बेसिकली वो हमारी बेस क्लास का ही एक क्या है, एक्सटेंडेड वर्जन है या उसकी स्पेशलाइज वर्जन है, ये भी हम कह सकते हैं। तो हमारी ये ऑप्शन जो है यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पॉलीमॉर्फिज्म्स ऑलवेज वर्क्स विद द डैश। तो पॉलीमॉर्फिज्म हमें पता है एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करती है कि स्टैटिक, कांस्टेंट या पॉइंटर्स इनके साथ काम नहीं करती।
ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप खुद मेरे ख्याल में पहली दफा देख के बता सकते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म की जब बात आएगी, हमें पता है कि ये 2-3 कॉन्सेप्ट उसके साथ एसोसिएटेड है, कुछ आगे भी आएंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स के पॉलीमॉर्फिज्म एक्चुअल ऑब्जेक्ट्स के साथ काम करती है। Question number 8. In C++, which of the following keywords works only with the constructor? ये कुछ keywords given है और पूछा गया कि constructor के साथ कौन सा keyword यूज किया जा सकता है। constant हम नहीं कर सकते, static हम नहीं कर सकते, virtual हम नहीं कर सकते, हाँ अलबत्ता explicit हम कर सकते हैं। आपको याद हो अगर हमने जो कुछ कॉन्सेप्ट रिव्यू किए थे कास्टिंग के, तो एक्सप्लिसिट कास्टिंग या इम्प्लिसिट कास्टिंग में एक ही तरीका होता है कि हम अपने कंस्ट्रक्टर के साथ लेफ्ट साइड पे एक्सप्लिसिट लिख सकते हैं, यानी हम बता सकते हैं कि ये हम एक्सप्लिसिट कास्टिंग कर रहे हैं या कन्वर्जन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है, हम ये कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्टर के साथ हम एक्सप्लिसिट का कीवर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स मस्ट रिलेट टू पॉलीमॉर्फिज्म? तो कोई एक टर्म है जो हमें देखती है जो पॉलीमॉर्फिज्म से डायरेक्टली रिलेट कर रही है। तो जैसे मैंने पहले कहा कि कुछ पॉलीमॉर्फिज्म के साथ कुछ कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड हैं, उसमें से जो दूसरी चीज यहाँ पे पूछी गई है कि ये क्या है, डायनेमिक बाइंडिंग है। ये जो एलोकेशन है इट जस्ट मिसलीडिंग, ऐसी कोई चीज नहीं होती, बिकॉज दैट्स नॉट अ मेमोरी एलोकेशन, राइट? तो ऐसा हम कुछ नहीं कर रहे। तो डायनेमिक बाइंडिंग जो है ये पॉलीमॉर्फिज्म के साथ एसोसिएटेड है। इससे मुराद क्या होगा कि जो टारगेट फंक्शन आपने सेलेक्ट करना है ना, वो किस क्लास का सेलेक्ट करना है, जिसकी कॉल आई हुई है। फॉर एग्जांपल इसमें शेप क्लास वगैरह पड़ी हुई है, तो ड्रॉ की अगर कॉल आई हुई है तो आपने जो टारगेट फंक्शन है वो किस क्लास का लेना है, क्या लाइन का लेना है, रेक्टेंगल का लेना है, ट्राइंगल का लेना है, सर्कल का लेना है, एटसेट्रा। तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम हियर। Question number 10. When a subclass specifies an alternative definition for an attribute or a method of its superclass, यानी कोई एक सब क्लास है, चाइल्ड क्लास है, वो अपनी पेरेंट क्लास के डिफाइन किए गए फंक्शन को एक उसकी अपनी डेफिनेशन दे देती है। मेरा ख्याल है इस लाइन से आप बात समझ गए हैं कि ये क्या है, फंक्शन या मेथड ओवरराइडिंग होती है कि जब कोई चाइल्ड क्लास किसी उस फंक्शन की जो कि बेस क्लास में भी डिफाइन है, उसके सिग्नेचर पड़े हुए हैं, एक अपनी डेफिनेशन दे देती है, एक अपनी इंप्लीमेंटेशन दे देती है, तो इसको हम कहते हैं ये क्या है, फंक्शन या मेथड ओवरराइडिंग है। तो ऑप्शन सी यहां से करेक्ट है आपकी। 11 है, सपोज वी हैव डिफाइंड ए डिराइव्ड क्लास कॉपी कंस्ट्रक्टर बट वी हैव नॉट डिफाइंड द बेस क्लास कॉपी कंस्ट्रक्टर, द कंपाइलर विल डैश। यानी एक चाइल्ड क्लास का तो हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर लिख दिया है, लेकिन जो बेस है, बेस क्लास है, उसका हमने नहीं लिखा। ऐसी सूरत में क्या होगा, क्या कंपाइलर एरर दे देगा या कुछ और काम होगा, क्योंकि हमने तो बेस क्लास का कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं लिखा। ऐसी सूरत में कंपाइलर क्या करेगा, बेस क्लास का कॉपी कंस्ट्रक्टर खुद लिख लेगा या उसको खुद कॉल कर लेगा। ठीक है, हम कह सकते हैं कि द कंपाइलर विल जनरेट द बेस क्लास कॉपी कंस्ट्रक्टर इटसेल्फ। 12 है, in C++ the subscript operator must be overloaded as a dash of the class with one parameter of dash type। तो ये हमने देखा था कि सबस्क्रिप्ट का जो ऑपरेटर जब ओवरलोड हमने किया था तो दो चीजें हमने इसके साथ एसोसिएट की थी। एक ये कहा था कि ये मेंबर फंक्शन के तौर पे हम इंप्लीमेंट करते हैं, मस्ट बी ओवरलोडेड, ये हमेशा मेंबर फंक्शन के तौर पे इंप्लीमेंट करते हैं। अब इसका मतलब है ये नॉन मेंबर तो दोनों गए। तो दूसरी चीज हमने ये देखी थी कि इसके लिए हम जो दूसरा पैरामीटर भेजते हैं वो कौन सा होता है, इंटीजर टाइप का। यानी दो चीजें हमने ज़हन में रखनी है, सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर ओवरलोड कर रहे हैं। नंबर 1, इट शुड बी ए मेंबर फंक्शन ऑफ द क्लास। नंबर 2, द सेकंड पैरामीटर दैट शुड बी ऑलवेज इंटीजर टाइप, INT टाइप। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 13, इन C++ द डिफॉल्ट इनहेरिटेंस मोड इज, यानी हम लिखते हैं ना कि चाइल्ड क्लास जो है वो इनहेरिट कर रही है बेस क्लास से, और वो इनहेरिटेंस क्या, पब्लिक है, प्रोटेक्टेड है या क्या है, राइट? तो हम मेंशन करते हैं। अगर हम मेंशन ना करें फॉर इंस्टेंस, या हम देखें कि डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है लैंग्वेज का, तो वो क्या होती है, प्राइवेट होती है। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द कोड क्लास 1 है, यहाँ पे आप कोई और लफ्ज लिख सकते हैं, जस्ट आई एडेड द क्लास 1। ओके जी, इसमें एक फंक्शन है, फंक्शन 1, और ये क्या है, प्रोटेक्टेड फंक्शन है। ठीक है, इसको जरा ध्यान से देखिए आप। ओके जी, क्लास 2 है हमारी, और क्लास 2 जो है वो इस क्लास 1 से प्राइवेट इनहेरिटेड है। अब हमें ये डिसाइड करना है कि जो क्लास 1 का फंक्शन 1 है वो क्लास 2 में क्या होगा। यहाँ देखिए इनहेरिटेंस कौन सी है, प्राइवेट है। तो हमारी बेस क्लास में कोई अगर फंक्शन प्रोटेक्टेड हो तो वहां पे क्या होता है भला, प्राइवेट होता है वो।
क्लास 2 ने क्लास 1 से प्राइवेटली इनहेरिट किया हुआ है, तो इसलिए वो पब्लिक डेटा मेंबर या पब्लिक फंक्शन भी क्लास 2 में क्या होंगे, प्राइवेट ही होंगे। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन आपकी करेक्ट हुई। 15 है, what happens when the delete operator is applied to the base class pointer pointing to the derived class object। तो थोड़ा सा विजुलाइज कर लिया करें चीजों को। बेस क्लास का कोई पॉइंटर है, वो पॉइंट कर रहा है किसको, डिराइव्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को, राइट। एंड द बेस क्लास डिस्ट्रक्टर इज नॉट वर्चुअल। ठीक हो गया, वर्चुअल कंस्ट्रक्टर का भी आपको पता है, वर्चुअल डिस्ट्रक्टर का भी आपको पता है। इस सिचुएशन में वो पूछा जा रहा है कि क्या होगा जब डिलीट ऑपरेटर हम कॉल करें। डिलीट ऑपरेटर हम कॉल करते हैं तो क्या होता है, बेसिकली डिस्ट्रक्टर कॉल होता है, हाउसकीपिंग होती है, मेमोरी रिलीज होती है, फ्री होती है। ऐसा कुछ ही होता है कि इन दिस केस कि बेस क्लास का पॉइंटर अगर चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है और हम डिलीट कॉल करते हैं और बेस क्लास का जो डिस्ट्रक्टर है वो वर्चुअल भी नहीं है, तो इस सूरत में बेस क्लास का ही डिस्ट्रक्टर कॉल होगा। 16 है, इन C++ जेनेरिक प्रोग्रामिंग इज डन यूजिंग डैश। तो एक लफ्ज को आप यहां से देख पाए हैं, जेनेरिक को। चलें, कुछ क्वेश्चंस कहीं आसान भी आ रहे हैं। तो इस जेनेरिक को आप किससे रिलेट करते होते हैं आमतौर पे, टेम्पलेट्स के साथ। ठीक है, तो ये तो बहुत सिंपल है, सी ऑप्शन ये आपकी करेक्ट है। वहां पे हम कोई स्पेसिफिक नहीं लिखते, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल लॉन्ग, ऐसा कुछ नहीं लिखते, बल्कि क्या लिख लेते हैं, टाइप वगैरह। तो उस टाइप टी ये यू से क्या मुराद होती है कि हम यहाँ कुछ भी प्लेस कर सकेंगे, तो दैट इज मोर जेनेरिक काइंड ऑफ थिंग। तो इसलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जेनेरिक और जो टेम्पलेट्स हैं देर एक्चुअली इंटरचेंजेबल और दे आर सिनोनिम फॉर ईच अदर। 17. Suppose a template class test has a static data member. How many copies of this static data member will be created when a template class is instantiated by writing the following lines of code? वो कोड क्या है जी, एक आप टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं x जो कि इंटीजर टाइप का है, एक और आप बना रहे हैं y जो कि क्या है, कैरेक्टर टाइप का है। देखिए, आपकी क्लास थी टेम्पलेट क्लास, अब आपने दो ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंशिएट कर दिए हैं, एक इंटीजर टाइप का है, एक कैरेक्टर टाइप का है। तो इनफैक्ट क्या हो रहा है, बेसिकली बिहाइंड द सीन दो चीजें बन गई ना, दो क्लासेस बन गई, टेम्पलेट से दो क्लासेस बन गई। और स्टैटिक डाटा मेंबर जो है वो क्लास लेवल पे क्रिएट होता है, यानी पूरी क्लास का एक डाटा मेंबर होता है वो, और सारे क्लास के ऑब्जेक्ट्स उसको शेयर करते हैं। लेकिन क्लासेस तो पीछे कितनी बन रही है भला, दो बन रही हैं। तो दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स इंस्टेंशिएट हुए, दो ही स्टैटिक डाटा मेंबर यहाँ पे क्रिएट होंगे। 18. Which of the following can be passed as a type argument to template? कि टेम्पलेट को जो टाइप आर्ग्यूमेंट भेजते हैं वो किस तरह के हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ प्रिमिटिव होते हैं, बिल्ट इन टाइप्स के होते हैं, या यूजर डिफाइंड होते हैं? तो आपको पता है हम दोनों कर सकते हैं, यानी टेम्पलेट्स के अंदर जो हम जेनेरिक लिखते हैं अपनी टेम्पलेट, इससे मुराद क्या होगी कि हम यहाँ पे कोई बिल्ट इन नेटिव टाइप का डेटा टाइप भी दे सकते हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, लॉन्ग, डबल, एटसेट्रा। और हम चाहें तो हम अपनी डिफाइंड टाइप का कोई ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं, जैसे हमने कॉम्प्लेक्स क्लास पढ़ी हुई है, हमने स्ट्रिंग की क्लास पढ़ी हुई है, हमने स्टूडेंट की क्लास पढ़ी हुई है, एंड देयर कुड बी एनी क्लास, उसका ऑब्जेक्ट भी हम टेम्पलेट्स में पास कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि टेम्पलेट्स को जो टाइप आर्ग्यूमेंट्स हम देते हैं वो हम बिल्ट इन नेटिव टाइप भी दे सकते हैं और यूजर डिफाइंड दे सकते हैं, दोनों दे सकते हैं। 19. When we want to have exactly identical operations on a different data types that are used. हमारे पास दो डेटा टाइप हैं, तीन हो सकती हैं, चार हो सकती हैं। Let's consider for two for now. One is integer and one is float. हम कहते हैं जी कि हम सेम काम करना चाहते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, हम दो नंबर्स को सम करना चाहते हैं। अब दो इंटीजर को भी सम करेंगे, दो फ्लोट को भी सम करेंगे। मेरा ख्याल है कॉन्सेप्ट आप समझ गए। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या लिखना पड़ेगा, फंक्शन टेम्पलेट्स लिखने पड़ेंगे। हमने बात की इंटीजर और फ्लोट के लिए लॉन्ग भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है, राइट। तो इसका मतलब ये है आइडेंटिकल ऑपरेशंस हैं लेकिन डेटा टाइप डिफरेंट है, तो हम क्या कर लेंगे, अपना फंक्शन टेम्पलेटाइज कर लेंगे, अपना फंक्शन टेम्पलेट लिख लेंगे। एक दफा उस फंक्शन को इंटीजर टाइप पास करेंगे, अगली बार वही टेम्पलेट फंक्शन हम फ्लोट के लिए कॉल करेंगे, यूज करेंगे, या उसको फ्लोट पैरामीटर भेजेंगे, अगली बार हम लॉन्ग भेजें या डबल भेजें। तो ये सिलसिला ऐसे ही चल सकता है। यानी एक दफा हमने फंक्शन टेम्पलेट लिखा है और उसके बाद क्या कर रहे हैं, सेम ऑपरेशंस के लिए सिर्फ हम डेटा टाइप में चेंज करते जा रहे हैं। तो यहां से फंक्शन टेम्पलेट्स हमारी राइट ऑप्शन नहीं है, डिजायर्ड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सिंटैक्स टू डिफाइन ए टेम्पलेट क्लास एक्स। तो हमारे पास सिंटैक्स क्या होता है कि हम टेम्पलेट लिखते हैं, यानी टेम्पलेट का कीवर्ड लिखते हैं और उसके बाद फिर लेफ्ट एंगल ब्रैकेट लिखते हैं, उसके बाद टाइप लिखते हैं, फिर टी यू ए सी वगैरह कैपिटल कुछ भी लिख सकते हैं, यानी एक से ज्यादा भी हो सकती है, टाइप टी कॉमा टाइप यू ऐसा भी हो सकता है।
लेकिन इन दिस केस अगर हमारे पास एक ही पैरामीटर हो, फॉर इंस्टेंस हम टाइप टी ले लेते हैं और उसके बाद फिर स्पेस लेके हम क्या लिखते हैं, क्लास, और उसके बाद क्लास का नाम, और यहाँ पे क्या कहा गया है, क्लास कौन सी है, एक्स है। ये सिंटैक्स अगर आप देखें तो आपको यहाँ से बी ऑप्शन जो है वो नजर आ रही है कि ये लिखी हुई सही है। अदरवाइज ए में आप देखें तो वहां पे टाइप का कीवर्ड नहीं है, और अगर आप सी में देखें तो वहां पे क्लास का नाम पहले लिखा हुआ है। इसी तरह अगर आप डी में देखें तो यहाँ टाइप की बजाय यहाँ पे क्लास लिखी हुई है। तो यहाँ इन दिस गिवन सिचुएशन हम कह सकते हैं कि बी इज द करेक्ट ऑप्शन टू राइट ए टेम्पलेट क्लास एक्स। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हेन ए डिराइव्ड क्लास एज ए यूजर डिफाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, यानी थिंक ऑफ ए सिचुएशन कि जब आपके यूजर की क्लास के पास असाइनमेंट ऑपरेटर है, राइट, तो क्या होगा, कंपाइलर जो है वो बेस क्लास के लिए असाइनमेंट ऑपरेटर खुद कॉल कर लेगा। जब भी हम कोई असाइनमेंट करने की कोशिश करेंगे तो कंपाइलर बेस क्लास का जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो खुद कॉल कर लेगा, और अगर ऐसा नहीं होगा तो वो खुद लिख लेगा, जिसको हम कहते हैं मेंबर वाइज कॉपी। कंपाइलर इम्प्लिसिट वो वाला असाइनमेंट ऑपरेटर लिख लेगा और वो कॉल भी कर देगा बेस क्लास के लिए, अगर हमने सिर्फ किसका लिखा हुआ है, यूजर डिफाइंड का लिखा हुआ और बेस क्लास में नहीं लिखा हुआ। तो सी ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर 22, ये कोई कोड दिया हुआ है हमें, क्लास 1 एक दी हुई है और उसके अंदर एक प्रोटेक्टेड जो है वो इंटीजर टाइप का वेरिएबल आई है। हमारी जो क्लास 2 है पब्लिक इनहेरिटेड है क्लास 1 से, राइट। पूछा गया है कि ये जो डेटा मेंबर आई है क्लास 1 का, ये क्लास 2 में क्या होगा, ठीक है, यानी एक चाइल्ड क्लास अपनी पेरेंट क्लास से पब्लिक इनहेरिटेड है, पब्लिक इनहेरिटेंस है, लेकिन बेस क्लास का एक प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर है। तो पूछा जा रहा है कि वो पब्लिक इनहेरिटेंस अगर हो तो ये बेस क्लास का प्रोटेक्टेड डेटा मेंबर चाइल्ड क्लास में क्या बनेगा, तो चाइल्ड क्लास में भी वो प्रोटेक्टेड ही रहेगा। 23 है, in C++ the dynamic binding and polymorphism will be achieved when the member function will be dash। तो ये हम बात करके आए हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म और ये जो डायनेमिक बाइंडिंग है ये दोनों आपस में क्या है, इंटर रिलेटेड हैं, राइट। और पॉलीमॉर्फिज्म की जब हम बात करते हैं और फंक्शन की अब बात होगी तो इसका मतलब क्या होगा, द फंक्शन इज वर्चुअल। इसको हम दोबारा पढ़ते हैं, इन C++ the dynamic binding and polymorphism will be achieved when the member functions or will be virtuals। हम ये करते हैं, अपनी जो बेस क्लास है उसमें वो फंक्शन वर्चुअल डिफाइन कर लेते हैं, और उसके बाद फिर हमारी जो चाइल्ड क्लासेस हैं वो उन फंक्शंस की अपनी इंप्लीमेंटेशंस दे देती हैं, और रन टाइम के ऊपर डिसाइड किया जाएगा कि टारगेट क्लास कौन सी होगी। एक फंक्शन की कॉल आती है तो ये डिसाइड किया जाएगा कि क्या ये जो प्रिंट की कॉल आई है ये चाइल्ड क्लास ASCII फाइल उसने प्रिंट करना है, PDF फाइल उसने प्रिंट करना है, वर्ड वाली जो फाइल की क्लास है उसने प्रिंट करना है, या किसको देना है, किसके साथ बाइंड करना है। अगेन ये कॉन्सेप्ट है डायनेमिक बाइंडिंग का, और यही कॉन्सेप्ट है पॉलीमॉर्फिज्म का जो एसोसिएटेड है किसके साथ, वर्चुअल फंक्शन के साथ। 24 है, थिंक ऑफ द फंक्शन वर्चुअल वाइड ड्रॉ। ये कोई फंक्शन लिखा हुआ है, टू मेक इट एज प्योर वर्चुअल फंक्शन वी नीड टू गिव डैश आफ्टर पेरेंथेसिस ऑफ दिस फंक्शन। हमें इसको क्या बनाना है, प्योर वर्चुअल फंक्शन, और उसके लिए क्या सिंटैक्स होता है कि जब आप ये लिखते हैं इसके बाद आप इज इक्वल टू डालते हैं और आप क्या लिखते हैं, 0। तो ये कहाँ लिखा हुआ भला, थर्ड ऑप्शन, सी ऑप्शन में लिखा हुआ है। अब ये वर्चुअल वाइड ड्रॉ इज इक्वल टू 0 ये क्या बन गया, प्योर वर्चुअल फंक्शन। 25, when we want to implement one class in the terms of another class, we can use private, protected, both or none। हमें एक क्लास किसी दूसरी क्लास की इन द टर्म्स ऑफ यूज करनी पड़ती है, इन द टर्म्स ऑफ इंप्लीमेंट करनी पड़ती है। तो आपने ये जरूर पढ़ा होगा कि ऐसी सूरत में हम प्राइवेट और प्रोटेक्टेड दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, पब्लिक हम नहीं करते, राइट। तो इस सूरत में हम कह सकते हैं कि बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक। लेट मी गिव यू अ कॉमन एग्जांपल, आपने इंजन और कार की एग्जांपल देखी होगी यकीनन, तो ये हम कह सकते हैं कि इन द टर्म्स ऑफ इंप्लीमेंटेशन है, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमारी प्राइवेट और पब्लिक बोथ ऑप्शन यानी सी करेक्ट हो गई। 26, which of the following is not a casting operator in C++? हमें पता है 4 तरह के वहां पे कीवर्ड हैं, ऑपरेटर हैं, वो क्या हैं, स्टैटिक, कांस्टेंट, डायनेमिक एंड रीइंटरप्रेट। तो ये 3 तो यहाँ पे दिए हुए हैं, डायनेमिक, रीइंटरप्रेट और स्टैटिक, जबकि चौथा जो ये दिया हुआ है ये इनफैक्ट क्या है, कहा गया नॉट ऑपरेटर, जो तो इसका मतलब है यही वाला वेर अंडरस्कोर कास्ट या वेरिएबल कास्टिंग, ये ऐसी कोई चीज नहीं होती, ठीक है। तो ये हमारी डिजायर्ड ऑप्शन हुई यहाँ पे।
27. A child class can call the constructor of its direct base class, indirect base class, दोनों या फिर कोई भी नहीं। हमारे पास अब हायरार्की जो है वो 3 लेयर्स की हो गई है। सबसे ऊपर हमारी क्या है, एक क्लास है, उसके बाद नीचे दूसरी क्लास है और उसके बाद फिर नीचे तीसरी क्लास है। पूछा ये गया है कि ये जो नीचे वाली चाइल्ड क्लास है, ये अपनी बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को तो कॉल कर सकती है यूजिंग इट्स मेंबर्स इनिशियलाइजेशन लिस्ट या यूजिंग इट इनिशियलाइजेशन लिस्ट इन द कंस्ट्रक्टर, राइट। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर मेरी एक चाइल्ड क्लास अपनी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकती है, ये क्या हुआ, डायरेक्ट उसकी क्लास होगी। लेकिन उससे ऊपर एक और भी है जो इस चाइल्ड की क्या है, ग्रैंड पेरेंट है। तो क्या ये चाइल्ड अपने ग्रैंड पेरेंट को डायरेक्टली कॉल कर सकता है? डायरेक्टली तो नहीं कॉल कर सकता। असल में क्या होगा, जो ग्रैंड चाइल्ड की क्लास है वो अपनी पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकती है डायरेक्टली, और जो पेरेंट है वो उसके बिहाफ पे हायरार्की के अंदर, चेन के अंदर जाके अपनी पेरेंट को, जो उसके चाइल्ड की क्या बन रही है, ग्रैंड पेरेंट को। तो यूं पोता जो है वो बात के थ्रू अपने दादा को थोड़ा सा आप कह लीजिए कि कोई पैगाम भिजवा रहा है, इन द सेंस जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। तो यूं हम कह सकते हैं कि एक चाइल्ड क्लास अपनी पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को तो डायरेक्टली कॉल कर सकती है, लेकिन ग्रैंड पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकती, बल्कि इनडायरेक्टली कॉल कर सकती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि सी ऑप्शन जो है करेक्ट है। 28. A child class can call the constructor of the parent call through. ये भी कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट आ गया यहाँ पे कि जो चाइल्ड क्लास है वो एक पेरेंट को किस तरह से इन्वोक कर सकता है या पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल कर सकता है। तो अभी हमने क्या कहा था कि चाइल्ड जो है वो अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर जो इनिशियलाइजेशन लिस्ट बनेगी या हम डिफाइन करते हैं, उसके थ्रू अपनी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है। यानी हमने चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर लिखा, इनिशियलाइजेशन जब लिस्ट लिखी, उसमें जो पेरेंट क्लास के मेंबर होंगे वो जब एक्चुअली इनिशियलाइज होने लगेंगे तो उसके लिए फिर पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर होगा वो कॉल हो जाएगा। तो यूं एक चाइल्ड क्लास अपने कंस्ट्रक्टर के अंदर जो इनिशियलाइजेशन लिस्ट है उसके थ्रू अपनी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकती है। 29 है, वी कैन कॉल द बेस क्लास असाइनमेंट ऑपरेटर इन ए डिराइव्ड क्लास। हमारे पास कोई बेस क्लास है, उसके अंदर कोई असाइनमेंट ऑपरेटर है, कॉल हमने कहाँ पे करना है, चाइल्ड क्लास के अंदर। अपनी बेस क्लास के असाइनमेंट ऑपरेटर को हमने कॉल करना है चाइल्ड क्लास के अंदर। तो क्या हम कॉल कर सकते हैं, इम्प्लिसिटली कॉल कर सकते हैं? नहीं, इम्प्लिसिट तो कॉल नहीं होगी। अगर इम्प्लिसिट आप रखेंगे तो चाइल्ड क्लास के अंदर जो असाइनमेंट ऑपरेटर है वो चाइल्ड क्लास का ही कॉल होगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमारी चाइल्ड क्लास के अंदर असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा कॉल हो, बेस क्लास वाला, तो हमें बताना पड़ेगा खुद से। और जो खुद से बताना पड़ेगा इसका मतलब क्या होगा कि हमें एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ेगा। तो ये जो हम खुद बता रहे हैं ये क्या है, एक्सप्लिसिट हो गया। क्वेश्चन नंबर 30 है, द टारगेट क्लास ऑफ ए डैश फंक्शन कॉल इज डिटरमिन्ड एट रन टाइम ऑटोमेटिकली। तो टारगेट क्लास कौन सी होगी, किस फंक्शन कॉल के लिए, ये रन टाइम पे डिसाइड होगा ऑटोमेटिकली। अभी हम कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ के आए हैं डायनेमिक बाइंडिंग के लिए। तो इनफैक्ट ये जो वर्चुअल फंक्शन है यही हमारी पॉलीमॉर्फिज्म के पीछे एक्शन में है या उसी को एक्शन करवा रहा है, या इनफैक्ट आप कह सकते हैं इट्स द वर्चुअल फंक्शन, द पॉलीमॉर्फिज्म इज इन एक्शन। अगेन मैं वो एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा आपको कि थिंक ऑफ द शेप क्लास जो कि क्या थी, पेरेंट क्लास थी, और थिंक ऑफ लाइन और रेक्टेंगल और ट्रायंगल एज द चाइल्ड क्लासेस। जब उन सब क्लासेस के पास क्या है, अपना ड्रॉ का फंक्शन है, तो टारगेट क्लास कौन सी होगी, एक्चुअली क्या है कि लाइन ने क्या कॉल दी है, क्या रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट ने ड्रॉ की कॉल दी है, राइट। ऑटोमेटिकली आप रन टाइम के ऊपर डिसाइड करेंगे। सो द टारगेट क्लास ऑफ ए वर्चुअल फंक्शन कॉल, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन है, वर्चुअल फंक्शन कॉल। तो सी ऑप्शन इज द डिजायर्ड ऑप्शन। 31 है, which of the following is the best approach if it is required to have more than one function having exactly same functionality and implemented on different data types? We have a more than one function, यानी एक फंक्शन नहीं है, एक से ज्यादा फंक्शन है, exactly same functionality, identical। हमने कहा था ना, इंटीजर सम करने हैं, फ्लोट सम करने हैं, फला डेटा टाइप सम करना है, बट दे आर इन डिफरेंट डेटा टाइप्स। क्लियर होगी बात? इसका मतलब क्या है कि टेम्पलेट फंक्शंस की बात हो रही है, टेम्पलेट्स की बात हो रही है, ठीक है, राइट। सो दिस ऑप्शन stands out from here again. We have more than one function, or we require more than one functions, but with the exactly same functionality. और implement कहाँ करने हैं? Different data types के ऊपर। We may add integers
we may add floats, we may add long, or we may add double or some other data type, for instance, if exist. तो ऐसी सूरत में these are template functions जो हमें ये facility provide कर रहे हैं, will write once or will be reusing for each data type we have. 32. Considering the specialization, a class having many specializations from partial to complete, select the correct order of the execution in the class templates. तो क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक क्लास के पास कुछ मैनी स्पेशलाइजेशन हो सकती हैं पार्शियल से लेकर कंप्लीट तक, तो हमने देखना है कि इनका जो एग्जीक्यूशन का ऑर्डर है वो बेसिकली क्या होना चाहिए या क्या हो सकता है। ऐसी सूरत में अगर एक क्लास के पास पार्शियल से लेकर कंप्लीट तक सारी स्पेशलाइजेशन है, जो कि इनफैक्ट 3 होती हैं, राइट, तो वो अगर हैं तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन क्या होगा। कंपाइलर सबसे पहले देखेगा कि क्या इस क्लास का कोई फंक्शन कंप्लीट स्पेशलाइज्ड लिखा हुआ है, यानी जिसमें आप लिखते हैं INT कॉमा फ्लोट कॉमा लॉन्ग डबल, आप ये फंक्शन किस डेटा टाइप के लिए इंप्लीमेंट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, आप क्लियरली बताते हैं, यहाँ पे कोई जनरलाइजेशन नहीं है, तो आप डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं। तो ये पहली प्रायोरिटी क्या होती है, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन की। दूसरी होती है कि आप पार्शियल स्पेशलाइज कर लीजिए, आप लिख दीजिए टाइप स्पेस T और उसके बाद एक इंटीजर लिख दीजिए, इंटीजर A। एक आपने जनरल ले लिया, एक आपने स्पेसिफिक ले लिया, स्पेशलाइज ले लिया, तो ये क्या होगी, पार्शियल स्पेशलाइजेशन। अगर हमारी क्लास में ये नहीं है कंप्लीट स्पेशलाइजेशन, तो पार्शियल स्पेशलाइजेशन देखी जाएगी। बाज़ औकात ये हो सकता है कि पार्शियल भी ना हो, पूरी जनरलाइजेशन लिखी हो, टाइप T कामा टाइप U, राइट। तो उस सूरत में फिर हमारी जो जनरल टेम्पलेट है वो देखी जाएगी क्या लिखी हुई है। लेकिन इस केस में कहा गया कि उसके बाद तीनों हैं, तो फिर ऑर्डर क्या बना, A complete specialization, then partial specialization, or then general templates. So A option would be desired option. 33. Which of the following is not a component of standard templates library or STL? STL में मुझे आपको पता है कुछ चीजें वहां पे हैं, just like we have a containers there, we have iterators there, and we have algorithms there. But you and I know कि वहां पे pointers नहीं होते। पॉइंटर्स तो क्या है, दे आर वेरिएबल्स ना, तो दे आर नॉट पार्ट ऑफ STL। सो ये कुछ 3 चीजें हैं बाकी जो STL का पार्ट है, बट पॉइंटर्स आर नॉट द पार्ट और कंपोनेंट ऑफ STL। 34. The compiler performs dash type checking to diagnose type errors. तो कंपाइलर क्या करता है, हमें पता है जब वो डायग्नोस्टिक टाइप के एरर चेक करता है तो वो चेक करता है कि स्टैटिक टाइप आपने क्या दी हुई है, जो हम किसी ऑब्जेक्ट के लेफ्ट साइड पे लिखते होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि द कंपाइलर परफॉर्म्स स्टैटिक टाइप चेकिंग टू डायग्नोज टाइप एरर। ये हमने लिखा हुआ ना कि टाइप एरर को डायग्नोज करने के लिए वो क्या चेक करेगा, क्या आपने एक ऑब्जेक्ट एक डिक्लेयर करना है, उसके लेफ्ट साइड पे आपने क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट, राइट, यानी स्टूडेंट की क्लास लिखी हुई है, क्या आपने उसकी टाइप मेंशन की हुई है, उसको किस टाइप का बनाया हुआ उस ऑब्जेक्ट को, राइट। सो दैट इज द स्टैटिक टाइप। वो जो लेफ्ट साइड पे मेंशन करते हैं वो हम कह सकते हैं कि दैट इज स्टैटिक टाइप। 35 है टेम्पलेट क्लास T, क्लास U और एक इंटीजर है। अभी हम बात करके हैं, मेरा ख्याल है आप क्विकली से पहचान सकते हैं कि ये दो चीजें तो जनरल टेम्पलेट्स की हैं, T और U। ये एक जो इंटीजर लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, स्पेशलाइज्ड है। अब ये जनरल भी है प्लस स्पेशलाइज भी हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, पार्शियल स्पेशलाइज्ड या पार्शियल स्पेशलाइजेशन। अगर ये सिंपली यहां तक होता T और U तो ये क्या थी, जनरल टेम्पलेट थी। अगर खाली इंटीजर होता तो ये क्या होती, कंप्लीट स्पेशलाइजेशन होती। अब क्या है, जनरल प्लस कंप्लीट, तो क्या बना, पार्शियल स्पेशलाइजेशन। 36 है वेक्टर्स कंटेन कंटिगुअस एलिमेंट्स स्टोर्ड एज एन डैश। तो यहां से अगर आप बाय डेफिनेशन भी देखें तो एरे होता है, और अगर आप थोड़ा सा क्लू लेना चाहें तो वो भी हम बता देता हूं कि कंटिगुअस और इस अरे के लफ्ज को जरा थोड़ा सा सोचिएगा। अरे भी क्या करती है, मेमोरी में कंटिगुअस मेमोरी उसको चाहिए होती है, राइट। तो ये एक सिंपल सा क्लू है। आई जस्ट थॉट कि अगर आपको डेफिनेशन याद नहीं होती बाज़ औक़ात या कुछ चीजें कच्ची पकी याद हैं, जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन कीवर्ड्स इन द क्वेश्चन एंड आंसर ऑप्शंस सो यू कैन डायरेक्टली रिलेट बोथ ऑफ देम to get the answer. तो हम कह सकते हैं the vectors they contain contiguous elements stored as an array, कि vectors के अंदर जो elements होते हैं वो contiguous stored होते हैं, just like an array। जैसे array इतनी भी उसके elements होंगे वो क्या होंगे, contiguous memory के अंदर store होंगे, and this is one of the core principle or philosophy of the array।
37 है, which of the following statements about associative containers is correct? तो associative containers मैंने आपने पढ़े हुए हैं, उसमें से बताया गया है कि उसको सामने रखिए और बताइए कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही लग रही है आपको। सेट अलाउज डुप्लीकेट्स, नहीं ये तो ठीक नहीं है। मैप अलाउ डुप्लीकेट्स, नहीं ये भी ठीक नहीं है क्योंकि इनकी डेफिनेशन ही नहीं है। सेट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स एंड मल्टी सेट अलाउ डुप्लीकेट्स, यस दैट्स राइट। ये मल्टी आ गया ना, मल्टी से अब आप देखिए जरा मल्टी को और डुप्लीकेट को जरा आप थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश कीजिएगा। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। या हम यूं कह सकते हैं, इन एसोसिएटिव कंटेनर्स सेट डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट्स एंड मल्टी सेट अलाउज डुप्लीकेट्स। Question number 38. Which of the following statement about container adapters is correct? तो अब container adapter के बारे में कोई बात पूछी जा रही है कि कौन सी correct है। तो let's review each statement and find out which is the correct one from here. Stack operates on FIFO, the first in first out. यहाँ अगर आप रुक जाएं एक मिनट के लिए तो do you think कि stack first in first out पे ऑपरेट करता है? नहीं, stack तो last in first out पे ऑपरेट करता है। तो this means this option is incorrect. इसको eliminate कर देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, Q operates on LIFO, ये नीड LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये तो बिल्कुल लिखा हुआ है। Q जबकि क्या करती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट पे ऑपरेट करती है। अगेन दिस इज इनकरेक्ट। थर्ड देखते हैं, प्रायोरिटी क्यू always returns the element with the highest priority and can adapt vector और DQ कि जो प्रायोरिटी क्यू है हमारी वो उस एलिमेंट को रिटर्न करती है या उसको ऑपरेट करती है, पहले डील करती है जिसकी प्रायोरिटी क्या होगी, हाई होगी। और जो प्रायोरिटी क्यू है इसके हम नीचे इंप्लीमेंटेशन के तौर पे वी कैन यूज ईदर अ वेक्टर और अ डी क्यू। सो दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। फोर्थ ऑप्शन देखेंगे अगर आप, तो स्टैक क्यू एंड प्रायोरिटी क्यूज अडॉप्ट ओनली लिस्ट, ये जरूरी नहीं है वो सारे के सारे लिस्ट यूज करें। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट फ्रॉम हियर। Question number 39. Which of the following is a feature of forward iterators in the STL? Standard Library में हमारे पास कुछ forward iterators होते हैं, तो देखना है कि उनका कौन सा फीचर यहाँ पे ठीक लिखा हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है, they can only read elements and move in or one direction. नहीं, ये ठीक नहीं है। सेकंड देखिएगा, they can bookmark a position in the container while traversing, यानी जब वो मूव कर रहे होते हैं वन आइटम टू अनदर आइटम, ट्रैवर्स कर रहे होते हैं, तो वो आइटम्स को बुक मार्क कर सकते हैं। दैट इज एब्सोल्युटली राइट, ये ठीक है ऑप्शन। लेकिन थर्ड देखिएगा, दे अलाउ बाई डायरेक्शनल ट्रैवर्सल ऑफ कंटेनर, ये ठीक नहीं है। और दे आर यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर रैंडम एक्सेस डेटा स्ट्रक्चर्स, ये भी ठीक नहीं है। तो सेकंड ऑप्शन हमारी फिर क्या हुई, करेक्ट हुई कि दी फॉरवर्ड आइटरेटर्स इन दी एसटीएल कैन मूव इन वन डायरेक्शन और फॉरवर्ड डायरेक्शन, और दे कैन बुक मार्क ए पोजीशन विद द कंटेनर, यानी उस कंटेनर के अंदर जिसके अंदर वो ट्रैवर्स कर रहे हैं वो आइटम्स को बुक मार्क कर सकते हैं। दैट इज करेक्ट। Question number 40. Which of the following is not a commonly used technique for error handling in programs? हमारे पास कुछ एरर हैंडलिंग की टेक्निक्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, वी एंटीसिपेट के प्रोग्राम में कोई एरर आएगा, नो वी नीड टू यूज अ टेक्निक टू हैंडल दोज एरर्स। सो सम ऑफ दीज आर वैलिड, बट इनमें से कोई एक कॉमन नहीं है या वैलिड नहीं है। यू एंड आई नीड टू आइडेंटिफाई दैट अप्रोच। तो देखते हैं कौन सी है। एबनॉर्मल टर्मिनेशन, हम इसको हैंडल करते हैं। दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी करेक्ट। ग्रेसफुल टर्मिनेशन, ये भी हम करते हैं। हम चाहेंगे कि कोई अगर एरर आता है तो प्रोग्राम उसको हैंडल करे, चेक करे और कोई एरर मैसेज डिस्प्ले करे और उसके बाद फिर क्या करे, टर्मिनेट करे। यूजर को पता हो कि प्रोग्राम टर्मिनेट कर रहा है। सो दैट्स वेरी वेरी कॉमन एंड दैट्स व्हाट वी यूज। थर्ड है रिटर्न एरर कोड फ्रॉम अ फंक्शन, ये भी हो सकता है, यानी यू एंड आई मे बी यूजिंग अ फंक्शन और कॉलिंग अ फंक्शन एंड देयर हैज एन एरर इनसाइड इट, और फंक्शन क्या करता है, एरर रिटर्न करता है। फॉर इंस्टेंस, यू एंड आई आर वेरी मच फेमिलियर विद द डिवाइडेड बाय जीरो। तो क्या होगा, अगर यूजर कोई नंबर देता है जो कि हमारे पास डिवाइड बाय जीरो में आ रहा है, तो क्या होगा, हमारा फंक्शन बता देगा कि दिस इज नॉट पॉसिबल, राइट। तो ये क्या हुआ, रिटर्न एरर कोड फ्रॉम ए फंक्शन। तो ये भी क्या है, कॉमन तरीका है। इग्नोरिंग एरर्स, अलबत्ता दिस शुड नॉट बी दी कॉमनली हैंडल्ड टेक्निक, और दिस शुड नॉट बी दी कॉमनली यूज टेक्निक टू हैंडल दी एरर्स। यानी ऐसा तो नहीं हो सकता ना प्रोग्राम में एरर आए और हम के कोई बात नहीं उनको इग्नोर कर देते हैं। नो, दिस इज नॉट कॉमन एंड दिस शुड नॉट बी अडॉप्टेड फॉर ए प्रोग्राम। तो ये डी ऑप्शन हमारी यहाँ से सिलेक्टेड होनी चाहिए या करेक्ट होनी चाहिए। 41. Which of the following is a main advantage of exception handling? तो exception handling का जो main advantage है वो क्या है? Number 1, program complexity increases. अगर हम इकट्ठा लिखते जाएंगे सब कुछ तो वैसे तो increase होगा, लेकिन हमें देखना है exception handling अगर हमारी अच्छी हो तो फिर क्या होगा? The code becomes less readable. हाँ, इकट्ठा अगर लिखेंगे exception handling के अलावा तो फिर तो complexity होगी, readability कम होगी,
कोड डिफिकल्ट फॉर मॉडिफाई होगा, लेकिन अगर हमने अच्छी तरह से कोड को एक्सेप्शन हैंडलिंग को फॉलो करते हुए अच्छे तरीके से प्रोफेशनल एक्सेप्शन हैंडल की हुई अपने प्रोग्राम के अंदर, तो उससे फायदा क्या होगा, हमारा कोड जो प्रोग्राम की अपनी लॉजिक है, जो प्रोग्राम ने परफॉर्म करना है, जो उसकी फंक्शनैलिटी है, उसको और एक्सेप्शन हैंडलिंग को, दोनों चीजों को हम क्या कर रहे हैं, सेग्रीगेट कर रहे हैं। वी आर कीपिंग आवर एक्सेप्शन हैंडलिंग सेपरेट फ्रॉम आवर मेन प्रोग्राम, फ्रॉम आवर प्रोग्राम लॉजिक। तो हम यहाँ पे ये काम कर रहे हैं और ये एक बहुत अच्छा एडवांटेज है। इसके बाद आप ये कह सकते हैं द प्रोग्राम इज मोर रीडेबल, योर प्रोग्राम इज लेस कॉम्प्लेक्स एंड योर प्रोग्राम इज इजी फॉर पीपल टू रीड एंड मैनेज और अमेंड द कोड और मेक चेंजेस टू योर कोड। तो ये बहुत आसान हो जाएगा इफ वी फॉलो दिस। 42. Which of the following statements about catch block is false? कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं और हमें देखना है कि कैच ब्लॉक के लिए गलत स्टेटमेंट इसमें से कौन सी आई हुई है, फॉल्स कौन सी है। नंबर 1 है कैच हैंडलर्स मस्ट बी प्रीसीडेड बाय अ ट्राई ब्लॉक। ये तो बिल्कुल ठीक है, यानी हम ट्राई लिखते हैं और उसके बाद फिर कैच लिखते हैं। दैट्स नाइस, दैट्स वेरी फाइन, दैट्स करेक्ट। सेकंड देखिएगा, कैच हैंडलर्स आर डिफरेंशिएटेड बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स दे कैच। ये भी ठीक है, यानी मुमकिन है हमने कहीं एक पैरामीटर दिया हो, हमने दो पैरामीटर्स दिए हो, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन द एरर वी एंटिसिपेट, और उसके बाद हमने उस तरह से उनको कैच ब्लॉक उनके लिए लिखे हुए हों। दैट्स अगेन पॉसिबल। थर्ड देखिएगा, कैच हैंडलर्स आर एग्जीक्यूटेड इन द ऑर्डर दे आर रिटन। ये भी बिल्कुल बात ठीक है। वी हैव मल्टीपल ट्राई कैचेस, और उसी तरह से या एक ट्राई के लिए मल्टीपल कैचेस हमने लिखे हुए हैं, तो जिस तरतीब से वो लिखे हुए हैं उसी ऑर्डर से वो एग्जीक्यूट होंगे। ये भी ठीक लिखा हुआ है। फोर्थ देखिएगा, कैच हैंडलर्स मस्ट इंक्लूड द ब्रेक कीवर्ड। वाई, यानी जरूरी नहीं है ना कि मैं और आप कैच ब्लॉक लिख रहे हैं और उसके अंदर ब्रेक का कीवर्ड हम दें, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो हमारा कैच ही बेसिकली क्या है, वो टर्मिनेशन बता सकता है या प्रोग्राम का फ्लो भी डिटरमिन कर सकता है, या उससे हम आगे प्रोग्राम का फ्लो डिटरमिन कर सकते हैं, बट देयर इज नॉट मैंडेटरी और कंपल्सरी फॉर अस टू राइट दी और ऐड दी ब्रेक स्टेटमेंट इनसाइड आवर कैच ब्लॉक। 43. When a derived class or a child class object is created, the constructor of the base class is executed dash the constructor of the derived class. यानी हमारे पास सिचुएशन क्या है, चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किया, तो हमसे पूछा जा रहा है कि बताइएगा कि चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा या पेरेंट का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल होगा। तो हमें पता है कि चाइल्ड किससे इनहेरिट करती है, बेस से। इसका मतलब यह है कि चाइल्ड के पास कुछ डेटा मेंबर बेस के भी हैं, और वो बेस के डेटा मेंबर जब तक इंस्टेंशिएट या एग्जिस्टेंस में नहीं आएंगे तब तक चाइल्ड क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ फिर कि चाइल्ड क्लास का जब ऑब्जेक्ट क्रिएट करने लगेंगे तो पहले बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वहां से जो डेटा मेंबर आने हैं वो मिल गए, अब चाइल्ड का कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, तो जो उसकी इंस्टेंशिएशन होनी थी वो हुई, और उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो एग्जिस्टेंस में आया। तो तरतीब क्या बनी कि व्हाइल क्रिएटिंग ए चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, द बेस क्लास कंस्ट्रक्टर विल बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट और बिफोर द कंस्ट्रक्टर ऑफ द डिराइव्ड क्लास। तो यहां से हमारी फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट आती है। 44. Which of the following best demonstrates the purpose of a copy constructor in the student class? हमारे पास स्टूडेंट की कोई क्लास है, अब बताना है हमें, मुझे आपको, कि कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है वो हम यूज करते हैं, इसका पर्पस क्या है फ्रॉम द गिवन स्टेटमेंट्स। तो देखिएगा, कॉपी कंस्ट्रक्टर का हमें पर्पस पता होता है कि हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं या कर सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह हमारा कोई एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट एक और पड़ा होता है। और पहली स्टेटमेंट ही देखिए क्या लिखी हुई है, क्रिएटिंग ए न्यू ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टूडेंट क्लास बाय कॉपिंग डेटा फ्रॉम अनदर ऑब्जेक्ट, जो क्या है स्टूडेंट क्लास का और वो एग्जिस्टिंग है। ये बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट लिखी हुई है, यही कॉपी कंस्ट्रक्टर की डेफिनेशन है और यही इसका पर्पस है। 45. Considering the resolution order in which the compiler search for functions in the program, the priority is given to. यानी ये हमारा प्रोग्राम लिखा हुआ है, we have a general templates, we have a partial specialization, we have a complete specialization, and we have our routine function or the ordinary function, जिसमें हम क्या करते हैं, integer sum और उसके बाद int, int और उसके बाद फिर उस फंक्शन की बॉडी हम लिख लेते हैं। तो पूछा जा रहा है कि इस सिचुएशन में जब एक प्रोग्राम में ये चारों चीजें हैं तो कंपाइलर की पहली प्रायोरिटी क्या होगी, वो इसमें से किसको प्रायोरिटी देगा। तो कंपाइलर जनरल जो फंक्शंस हमारे होते हैं सबसे ज्यादा प्रायोरिटी और सबसे पहली प्रायोरिटी उनको देता है। वो देखते हैं प्रोग्राम के अंदर अगर ऑर्डिनरी फंक्शन लिखा हुआ है उस नाम से जिसकी कॉल आई है,
तो वो उसको पहले यूज करेगा, उसको पहले एग्जीक्यूट करेगा। इन केस अगर वो नहीं है तो फिर तरतीब हमने अभी देखी थी इससे पहले कि वो कंप्लीट स्पेशलाइजेशन की तरफ जाएगा। वो नहीं है तो फिर वो पार्शियल स्पेशलाइजेशन देखेगा। वो भी नहीं है तो फिर जाके जनरल टेम्पलेट देखेगा। सो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन और रेजोल्यूशन ऑर्डर। 46 है the specialization pattern that is T-static after the name says that this specialization is used for। तो ये देखिएगा स्पेशलाइजेशन तो हुई हुई है, आप कहेंगे T लिखा हुआ है, तो मैं कहूंगा नहीं, T के साथ क्या लिखा हुआ है, स्टैटिक। तो अगर ये खाली T होता तो ये जनरल होता, लेकिन अब क्या आ गया, ये T स्टैटिक। तो T स्टैटिक स्टैंड्स फॉर पॉइंटर टाइप्स। तो इसका मतलब ये है कि जनरलाइजेशन नहीं है बल्कि ये स्पेशलाइजेशन है। किसके लिए है, पॉइंटर टाइप के लिए। 47 कंसिडर द कॉल गिवन बिलो। कोई ऑपरेटर ओवरलोड हुआ है, उसकी कॉल है हमारे पास, क्या है जी, ऑपरेटर, उसके बाद फिर प्लस रैशनल नंबर 1 प्लस रैशनल नंबर 2 वेयर बोथ ऑफ दीज आर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ रैशनल नंबर क्लास। हमारे पास कोई रैशनल नंबर की क्लास हो सकती है, ये दोनों जो हैं 1 और ये 2 ये उसके ऑब्जेक्ट्स हैं, और जारी बात है यहाँ हमने प्लस का ऑपरेटर जो है वो कहीं ओवरलोड किया है। Identify which of the above two objects will be passed as an arguments to the overload operator function। पूछा गया है कि हमें ये प्लस का जो ऑपरेटर ओवरलोड हम कर रहे हैं, आप बताइए ये रैशनल नंबर 1 और 2 में से कौन सा एज ए पैरामीटर भेजा जाएगा। तो हमें पता है, ये हमने कॉम्प्लेक्स क्लास के लिए भी पढ़ा था, कि जो लेफ्ट साइड का जो ऑब्जेक्ट होता है वो जो प्लस का ऑपरेटर कॉल करता है वो इम्प्लिसिट होता है, वो फंक्शन को पास नहीं हम करते, बल्कि जो राइट साइड वाला ऑब्जेक्ट होता है जिसको हमने कहा था RHS, राइट साइड ऑब्जेक्ट, वो RHS जो है वो फंक्शन को भेजा जाता है एज ए पैरामीटर। या इस केस में राइट साइड पे कौन आ रहा है, या जो दूसरा ऑब्जेक्ट है प्लस के बाद वो कौन आ रहा है, रैशनल नंबर 2। इसका मतलब यह है कि रैशनल नंबर 1 ने प्लस कॉल किया हुआ है, ये इम्प्लिसिट हो गया, और ये जो है ये 2 ये वाला फंक्शन को भेजा जाएगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि रैशनल नंबर 2 ये फंक्शन को भेजा जाएगा जब ये रैशनल नंबर की क्लास ने अपना प्लस वाला ऑपरेटर ओवरलोड किया होगा। रैशनल नंबर 1 ने चूंकि ये कॉल किया हुआ है इसलिए वो इम्प्लिसिट होगा। वी विल पास रैशनल नंबर 2 एज एन आर्ग्यूमेंट टू प्लस ओवरलोड फंक्शन या ऑपरेटर ओवरलोड फंक्शन। Question number 48. The type that is used to declare the reference or pointer is called its dash। अभी हमने बात की थी ना कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और क्रिएट करते हुए हम लेफ्ट साइड पे उसकी एक टाइप देते हैं, और वो टाइप वाला क्या होती है, स्टैटिक होती है। यही हम अगर रेफरेंस या पॉइंटर डिक्लेयर कर रहे हैं तब भी ये यूज करते हैं, वो भी क्या होगी, स्टैटिक टाइप ही होगी। तो यहाँ से स्टैटिक टाइप हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। 49 है व्हाट इज द ट्रू अबाउट फंक्शन टेम्पलेट्स। तो अभी हमने बात की थी फंक्शन टेम्पलेट्स के ऊपर भी, देखते हैं यहाँ पे क्या कहा गया फंक्शन टेम्पलेट के हवाले से। कंपाइलर जनरेट्स ओनली 1 कॉपी ऑफ द फंक्शन टेम्पलेट्स। नहीं, ऐसा तो नहीं होता कि कंपाइलर जो है वो सिर्फ एक कॉपी जनरेट करता है। हमारे पास टेम्पलेट फंक्शन अगर डिफरेंट डेटा मेंबर्स के लिए हमने कॉल करने हैं तो हर डेटा मेंबर के लिए अलग अलग कॉपी बनेगी, तो पहला तो गलत हो गया। सेकंड देखिएगा, द कंपाइलर जनरेट्स अ कॉपी ऑफ द फंक्शन रिस्पेक्टिव टू ईच टाइप ऑफ डेटा द टेम्पलेट फंक्शन इज बीइंग कॉल्ड। तो हम कह सकते हैं कि ये कुछ ठीक लग रही है, ये स्टेटमेंट जो है वो ठीक लग रही है। थर्ड देखिएगा जी, द कंपाइलर कैन ओनली जनरेट कॉपी ऑफ इंटीजर टाइप डेटा। नहीं, ऐसा तो नहीं है कि खाली बाकियों से उसकी कोई दुश्मनी थोड़ी है कि फ्लोट और लॉन्ग के लिए नहीं करेगा, इंटीजर के लिए करेगा। नहीं, नन ऑफ द गिवन भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि दिस इज ट्रू कि फॉर ईच डेटा मेंबर इफ द टेम्पलेट फंक्शन इज कॉल्ड देयर विल बी ईच और सेपरेट कॉपी क्रिएटेड फॉर ईच टाइप ऑफ डेटा जो कि उसको आर्ग्यूमेंट्स में दिया जा रहा है। 50 है when the base class and the derived class have a member function with the same name। यानी बेस क्लास के अंदर भी एक फंक्शन है और वही सेम नेम का फंक्शन कहाँ पे है, चाइल्ड क्लास के अंदर भी। You must be more specific about which function you want to call using dash। यानी आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि क्या अब आप चाइल्ड क्लास का फंक्शन कॉल करना चाहेंगे या बेस क्लास का फंक्शन कॉल करना चाहेंगे, और ऐसा आप किस ऑपरेटर के थ्रू करते हैं, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ। असाइनमेंट ऑपरेटर तो बिल्कुल इस कॉन्टेक्स्ट में आते ही नहीं है। अच्छा, डॉट और एरो जो है वो ऑब्जेक्ट्स और फंक्शंस वगैरह इनके केस में आएंगे। जो इनहेरिटेंस है या जब क्लास के सिग्नेचर की बात होगी, मेंबर फंक्शन की डेफिनेशंस की बात होगी, तब हमारा क्या आता है, स्कोप रेजोल्यूशन। तो क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन हम कौन सा यूज करना चाह रहे हैं और कंपाइलर भी कंफ्यूज नहीं होगा। वो जो क्लास हम मेंशन करेंगे उस क्लास के अंदर का वो फंक्शन हमें कॉल करवा देगा या वो यूज कर लेगा।
51 है which of the following is an incorrect line regarding the function template। तो कोई एक यहाँ पे डेफिनेशन जो है वो इनकरेक्ट लिखी हुई है, गलत लिखी हुई है, और मुझे आपको आइडेंटिफाई करनी है कि वो कौन सी गलत है, इनकरेक्ट कौन सी है, किसके लिए, फंक्शन टेम्पलेट्स के लिए। देखिए पहला है टेम्पलेट क्लास टी, ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखिए टेम्पलेट क्लास यू, ये टी और यू तो जस्ट अल्फाबेट्स हैं, ये कह लीजिए आप कोई भी यूज कर सकते हैं, एबीसी भी यूज कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा जी, थर्ड देखिएगा टेम्पलेट्स क्लास टी क्लास यू हम 2 3 क्या 4 जितने मर्जी यूज कर सकें, जनरल टेम्पलेट्स ऐसे हम लिखते हैं, राइट। फोर्थ देखिएगा क्लास पहले लिखी हुई है टेम्पलेट्स के अंदर, तो ये जो क्या है ये इनकरेक्ट है, हमें इनकरेक्ट आइडेंटिफाई करनी थी। ये जो बाकी 3 है ये टेम्पलेट फंक्शंस के लिए डिक्लेरेशन जो है वो बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। 52 है which of the following operators always take no argument if overloaded। यानी इनमें से कोई एक ऑपरेटर है उसको अगर ओवरलोड किया जाता है वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता। तो आपने और मैंने जो प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट ये दोनों ऑपरेटर देखे थे उसमें हम क्या कहते हैं बोला, तो ये कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लेता। और उसकी दूसरी वजह ये है कि ये क्या है, यूनरी ऑपरेटर है, और यूनरी ऑपरेटर को एक ही ऑपरेंड चाहिए होता है, और जो ऑब्जेक्ट इस यूनरी ऑपरेटर ओवरलोड के फंक्शन को कॉल करेगा इनफैक्ट वही इसके लिए क्या होगा, ऑपरेंड होगा। तो एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए था, जो कॉल कर रहा है वही ऑपरेंड है, तो इसलिए कोई आर्गुमेंट नहीं दिया जाता। 53 सपोज ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 आर टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ यूजर डिफाइंड क्लास ए। हमारे पास कोई यूजर की क्लास है, आप क्लास ए ले लीजिए, उसके दो ऑब्जेक्ट्स हमने बना दिए, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। An addition operator is overloaded to add object 1 and object 2 using the function call obj1 plus obj2। वही बात है, हम अपनी क्लास के लिए लिखते होते हैं, तो यहाँ पे भी ये कहा गया है कि प्लस का ऑपरेटर आपने ओवरलोड किया है अपनी क्लास ए के लिए, और आपने कुछ स्टेटमेंट लिखी हुई है कि obj1 obj2 को आप क्या कर दो, ऐड कर दो। आइडेंटिफाई द करेक्ट फंक्शन प्रोटोटाइप अगेंस्ट द गिवन कॉल। तो हमें इस गिवन कॉल के लिए जो कि obj1 प्लस obj2 है, जो फंक्शन हमारा बनेगा उसकी हमें प्रोटोटाइप को आइडेंटिफाई करना है, उसका सिग्नेचर आइडेंटिफाई करना है कि वो कैसे लिखा जाएगा वो वाला फंक्शन। तो अभी हमने क्या कहा था भला इससे पहले क्वेश्चन में कि जो प्लस का ऑपरेटर हम क्लास के लिए लिखेंगे अपनी क्लास के लिए, तो जो लेफ्ट साइड का ऑब्जेक्ट है वो तो क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट पास हो जाएगा। हाँ अलबत्ता जो राइट साइड का ऑब्जेक्ट है जिसको हमने कहा था कि फॉर इंस्टेंस ये RHS कर लीजिए, तो ये एक पैरामीटर में देना पड़ेगा हमारे क्लास के लिए अगर हमने प्लस का ऑपरेटर ओवरलोड करना है तो, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ये गलत हो गया, और ये भी सिंटैक्स ही गलत लिखा हुआ है, और ये सिंटैक्स भी गलत लिखा हुआ है, ठीक है। सिंटैक्स में भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो ये हमारी क्लास का नाम है, ये ऑपरेटर का कीवर्ड है, और ये प्लस ऑपरेटर हमने ओवरलोड करना है तो वो आ गया, उसका सिंबल आ गया, और हम यही कह रहे हैं कि हम अपनी क्लास का एक ऑब्जेक्ट वो पास कर रहे हैं और उसका कांस्टेंट रेफरेंस पास कर रहे हैं, और एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए था। ये आपको याद आ गया होगा, कॉम्प्लेक्स क्लास के लिए भी हमने बिल्कुल ऐसा ही किया था। और शायद आपने स्ट्रिंग क्लास में ये काम किया हो जब आपने दो स्ट्रिंग्स को जोड़ा हो, कंकैटिनेट किया हो, वहां पे भी आपने कुछ सिमिलर काम किया होगा, ठीक है। सो आवर फर्स्ट सिग्नेचर इज द करेक्ट और डिजायर्ड। 54 which type of inheritance is being represented by the following statement। बड़ी सिंपल सी और बड़ी आसान सी स्टेटमेंट लिखी हुई है। कोई क्लास X है, ये पब्लिक इनहेरिटेंस कर रही है क्लास A के साथ, और कामा के साथ क्या लिखा हुआ है, पब्लिक B, यानी ये क्लास A और B दोनों से इनहेरिटेंस कर रही है, और एक से ज्यादा जब इनहेरिटेंस आती है तो हम उसको क्या कहते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस। 55 which of the following is correct code portion to initialize static data member value of integer type for class X। कोई क्लास X है हमारी, उसका एक स्टैटिक डेटा मेंबर है, उसका नाम वैल्यू है, और हमें उसको क्या करना है, इनिशियलाइज करना है। उसका तरीकाकार क्या होगा, बड़ा आसान होता है, आपको पता है हम क्या करते हैं, स्टैटिक डेटा मेंबर को क्लास के अंदर डिक्लेयर हम जरूर कर देते हैं, लेकिन इनिशियलाइज क्या करते हैं, क्लास के बाहर जाके। अच्छा, जो गिवन है इसमें चूंकि टेम्पलेट यूज किया हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि टेम्पलेट क्लास टी ये तो हम यूज कर लेंगे एज इट इज, ठीक हो गया। उसके बाद हमारी क्या क्लास एक्स है, तो क्लास एक्स अगर आप देखें तो वहां कहाँ लिखी हुई है भला, एक यहाँ लिखी हुई है, यहाँ एक्स से पहले इंटीजर लिखा हुआ है, ये भी गलत है, यहाँ ये भी गलत है, राइट। और अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे ये एक्चुअली टीमेस है, ये टेम्पलेट है। यहाँ अगर आप देखें तो यहाँ ये गलती है कि एक्स के बाद जो हमारे पास जनरलाइजेशन होती है, यानी जो आपने क्लास टाइप टी वगैरह लिया हुआ है वो आपने यहाँ नहीं लिखा हुआ, और वो सिर्फ कहाँ पे है, डी में, और उसके बाद आपने स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर डाला हुआ है,
और वैल्यू का वेरिएबल इज इक्वल टू 0, तो ये इनिशियलाइज करवा रहे हैं आप, तो डी ऑप्शन जो है वो आपकी करेक्ट हुई यहाँ पे। 56. Suppose that the test class does not have an overload assignment operator. हमारी टेस्ट की क्लास है, उसके पास असाइनमेंट ऑपरेटर जो है वो ओवरलोड हमने नहीं किया हुआ। What happens when an assignment A is equal to B is given for two test objects A and B? यानी हमने इस क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स बना दिए A और B। इस स्टेटमेंट को जब हम लिखते हैं A is equal to B, तो इससे क्या मुराद होगी? A is equal to का ऑपरेटर हमने ओवरलोड नहीं किया हुआ, ये देख रहे हैं क्लियरली स्टेटमेंट में लिखा हुआ इज नॉट ओवरलोडेड, लेकिन हमने लिख दिया a इज इक्वल टू बी अपनी इस टेस्ट क्लास के लिए। ऐसी सूरत में पूछा जा रहा है क्या होगा, क्या कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज होगा, ये तो लिखना पड़ता है। कंपाइलर एरर आएगा या रन टाइम एरर आएगा? नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि कंपाइलर क्या करेगा, ऑटोमेटिक एक असाइनमेंट ऑपरेटर हमारे लिए यूज कर लेगा। और ये हम बार बार कहते आए हैं, ये क्या होगा, मेंबर वाइज कॉपी। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट। The compiler will use the automatic assignment operator, or the automatic assignment operator is used in this case when for our user defined test class we have not overloaded the assignment operator for our class. 57. A dash is a pointer that is declared outside the dash. तो ये कुछ लास्ट वाले जो चैप्टर्स हैं आपके, वहां से कुछ कंटेनर्स वगैरह से एसटीएल से क्वेश्चन है। तो कोई एक चीज वो कही जा रही है कि कोई पॉइंटर है और ये डिक्लेयर्ड होता है आउटसाइड समथिंग समवेयर, तो शायद कुछ थोड़ा सा क्लू आपके जेहन में आ गया हो। कर्सर्स होते हैं, अब देखिए ना, थोड़ा सा सोचें, आपका जो ऑर्डिनरी कर्सर है वो भी क्या होता है, ऐसे ऐसे करके ब्लिंक कर रहा होता है और आगे मूव कर रहा होता है। तो पॉइंटर को थोड़ा सा उससे रिलेट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, इन दो चीजों को आपस में, वी कैन डू दैट। सो द कर्सर इज एक्चुअली द पॉइंटर and that is declared outside the container. बाकी रख के देखिएगा, this is a pointer that is declared outside the class. नहीं, this pointer को तो हम डिक्लेयर ही नहीं करते, right? And likewise for आप बाकी भी रख के देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो इनकरेक्ट है। तो you can also go for elimination in case जब आपको थोड़ी confusion होती हो। 58. In statement template class T class U int is equal to 5, the non-type parameter is given as। तो ये हमने बड़ी डिटेल में बात की थी। क्लास टी क्लास यू ये हमारा क्या हो गया, जनरल टेम्पलेट हो गया यहां तक। लेकिन आईएनटी जो हमने कहा ना, आई इज इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हुआ कि हमने ये क्या कर दिया है, स्पेशलाइजेशन कर दिया है। तो यहाँ ये डिक्लेरेशन हमने क्या कर दिया, पार्शियल स्पेशलाइजेशन करवा दी हमने, क्योंकि दो जनरल टेम्पलेट्स की आइटम है और एक आइटम हमारी क्या है, स्पेशल है। ये स्पेसिफाइड है, ये स्पेशलाइज्ड है, कुछ भी आप कह लीजिए, राइट। तो इन दिस केस ये हमारे टी और यू क्या है, टाइप पैरामीटर्स हैं, जबकि आई क्या है, इंटीजर आई क्या है, यहाँ पे नॉन टाइप पैरामीटर हो गया, नॉन जनरल पैरामीटर हो गया, राइट। और वो कौन सा हुआ, वही पूछ रहे हैं कि नॉन टाइप कौन सा है, इंटीजर आई। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 59। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कोड to instantiate the object of the given template vector class of integer type। हमारे पास यहाँ पे कोई एक वेक्टर की क्लास है और देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट जो नीचे गिवन है वो अगर इस क्लास का एक इंटीजर टाइप का हमें इंस्टेंट क्रिएट करना हो, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो, तो हमारे पास तरीकाकार क्या होता है कि हम सबसे पहले क्लास का नाम लिखेंगे और उसके बाद उसकी टाइप लिखेंगे, और वो टाइप आपको पता कहाँ आती है, एंगल ब्रैकेट में, और उसके बाद फिर लिखेंगे ऑब्जेक्ट का नाम कि वो कौन सा होगा, राइट। तो ये देखें सी में लिखा हुआ है क्लास नेम जो आपकी वेक्टर की क्लास है, और उसके बाद एंगल ब्रैकेट्स में हमने टाइप लिखी हुई है, ये देखें इंटीजर टाइप हमें कहा गई है, और ये ऑब्जेक्ट का नाम है, ये आप कोई भी दे सकते हैं, v1 वेक्टर 1 vec1 एनीथिंग। तो यहाँ पे सिंपली लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट यानी ओबीजे, आप कोई भी और यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सी आपकी करेक्ट है। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60। सपोज वी हैव ए टेम्पलेट क्लास टेस्ट विद द स्टैटिक डेटा मेंबर डेटा। इस टेस्ट क्लास के अंदर आपके पास कोई स्टैटिक डेटा मेंबर है डेटा के नाम का, जिसको आपने 0 से इनिशियलाइज कर दिया हुआ है। What will be the output when the given code is written in the main function for the class? अब वो हमसे कह रहे हैं कि मेन के अंदर कहीं हमने ये दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए ए और बी अपनी इस टेस्ट क्लास के लिए, राइट। अब अगली स्टेटमेंट हमने क्या लिखी है, या हमें क्या दी गई है, बी डॉट डेटा। डेटा चूंकि हमने कहा ना कि इस क्लास टेस्ट का एक स्टैटिक डेटा मेंबर है, तो इसका मतलब है टेस्ट क्लास का जो ऑब्जेक्ट बी हुआ
उसने डॉट करके अपनी क्लास का जो स्टैटिक डाटा मेंबर डेटा उसको एक्सेस कर लिया। ना सिर्फ एक्सेस किया बल्कि 7 वैल्यू भी इनिशियलाइज करवा दी। तो इसका मतलब यह है कि इस डेटा वाले स्टैटिक डाटा मेंबर में क्या चला गया, 7। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, a डॉट डेटा इज इक्वल टू 5। अब जो दूसरा है ना ऑब्जेक्ट a, उसने कहा चूंकि ये स्टैटिक डेटा मेंबर शेयर हमारा, लिहाजा मैं भी इसी फुटबॉल से खेलूंगा। उसने उसी को एक्सेस किया और 7 की बजाय डेटा क्या कर दिया, अपडेट 5 कर दिया। अब ये दोबारा एक स्टेटमेंट और लिखी गई है और दी गई है, कहा गया कि अगर सी आउट a डॉट डेटा आता है तो क्या होगा, स्टैटिक डेटा मेंबर है, 5 से अपडेट हो गया हुआ है। तो अब इसका मतलब a डॉट डेटा अगर सी आउट करते हैं तो आउटपुट क्या आनी चाहिए, 5 ही आनी चाहिए। तो बी ऑप्शन हमारी यहाँ से करेक्ट ऑप्शन है। Alright, so we are done with our MCQs। 60 क्वेश्चन हमने यहाँ पे रिव्यू कर लिए हैं और probably भी you'll be thinking of कि what up next। So in next video इंशाल्लाह मैं और आप मिलके सब्जेक्टिव पार्ट को डिस्कस कर रहे होंगे और we'll try to review a pool of 40 different diverse questions जो कि सब्जेक्टिव टाइप के होंगे। उसमें 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन होंगे 20 इंशाल्लाह, और 5 मार्क्स के भी 20 क्वेश्चंस होंगे। तो मेरी कोशिश होगी कि आपको वहाँ पे भी इंशाल्लाह एक अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस और एक डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस के साथ आपकी तैयारी करवाई जाए, ताकि आप एग्जाम अच्छा तैयार करके जाएं और अच्छा स्कोर भी अर्न कर सकें इंशाल्लाह। तो स्टे ट्यून्ड फॉर द सब्जेक्टिव पार्ट which we will be sharing inshallah and uploading very soon. And if you are subscriber, you will be definitely notified. एंड आखिर में आपका वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन। हमने कोशिश की है कि एटलीस्ट एक आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस भी प्रोवाइड करें, एक इनसाइट भी प्रोवाइड करें, एक गैप एनालिसिस भी दें, और इसमें हम किस हद तक कामयाब हो सकेंगे अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। इस कंटेंट से रिलेटेड, किसी क्वेश्चन से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो, आपको कोई सवाल पूछना चाहें, तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट टू मेंशन इन द वीडियोस कमेंट सेक्शन। हम कोशिश करेंगे कि आपको वहां क्लैरिफाई भी कर दें और उससे बाकी स्टूडेंट्स की भी रहनुमाई हो सके। इसके अलावा जरूर बताइएगा कि वीडियो को कैसे इम्प्रूव, कंटेंट को कैसे अच्छा, और इस सारे सिलसिले को, सारी एफर्ट्स को कैसे इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाया जा सकता है। हमें अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपकी राय को सामने रखते हुए बहुत सारी अच्छी तब्दीलियां जो हम कर सकें, टू मेक एवरीथिंग मोर इफेक्टिव, मोर प्रोडक्टिव for you and for every student, for our every community member, inshallah। See you in the subjective part। Meanwhile, कोशिश कीजिएगा जो कॉन्सेप्ट आपको वीक लगते हैं उनको एक दफा रिव्यू कर लीजिए, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट हैं जिनको हम थोड़ा सा जाके प्रोग्राम्स में और कुछ सब्जेक्टिव और क्वेश्चन में डिस्कस कर रहे होंगे। तो कोशिश कीजिएगा इन कॉन्सेप्ट को जरा शार्प, रिफाइन और री-इन्फोर्स कर दीजिएगा। तो सी यू इन द सब्जेक्टिव पार्ट। टेक केयर। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।